आज की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर गाजा पट्टी से आ रही है, जहां एक बार फिर से आग, धुआं और मौत का सन्नाटा छा गया है। इजराइल ने गाजा पर दोबारा हमला करना शुरू कर दिया है। रात से ही इजरायली सेना अलग अलग इलाकों पर बमबारी कर रही है। पूरे गाजा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और अब इस हमले में अब तक 63 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त, उससे 1 घंटा पहले की ये रिपोर्ट थी कि 20 फिलिस्तीनी इजराइल के नए हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन अगले कुछ घंटों में यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। 10 अक्टूबर से गाजा पट्टी में सीज फायर लागू था, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने पिछले कुछ हफ्तों में 100 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। हर उल्लंघन के साथ नए फिलिस्तीनी मारे गए हैं और दर्जनों इलाकों में चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया गया है। येलो लाइन से आगे जाने वालों को सीधे गोली मार दी गई और अब इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस सीज फायर को खत्म कर दिया है। कल रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें साफ कहा गया था कि इजराइल की सेना यानी आईडीएफ को दोबारा गाजा पट्टी पर हमला करने का आदेश दिया गया है। जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, पूरी दुनिया की मीडिया में एक ही खबर गूंज उठी, आईडीएफ ने गाजा पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो युद्ध विराम की पाबंदी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि भले ही इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन हमास जवाबी हमला नहीं करेगा। गाजा की तरफ से कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने अचानक से यह हमला शुरू क्यों कर दिया? क्या वजह थी जिसने इस शांत होते युद्ध को फिर से भड़का दिया है? फिलहाल तो 2 कारण सामने आए हैं, लेकिन इनमें से किसी एक की भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। पहली वजह यह बताई जा रही है कि हमास ने हाल ही में एक इजरायली कैदी की लाश को इजराइल के हवाले किया था, तो पता यह चला कि वो 2 साल पहले मारे गए सैनिक की लाश थी, यानी वो उन इजरायली कैदियों में से नहीं था जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बंधक बनाया था। इस खुलासे के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पर दोबारा हमले शुरू कर दिए और यह फैसला लिया कि इजरायली मीडिया ने इसकी वीडियो भी जारी की, जिसमें दावा किया गया कि यह मामला इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद संवेदनशील बन गया था। दरअसल नॉर्थ गाजा में अभी भी कई इजरायली कैदियों की लाशें होने की आशंका है और यही वो इलाका है जहां अभी तक इजरायली सेना की मौजूदगी है। वहां जाना हमास के लिए लगभग नामुमकिन है। इसलिए जब हमास ने इन लाशों की बरामदगी के लिए अनुरोध किया, तो मिस्र की कुछ संस्थाओं को नॉर्थ गाजा में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। इजराइल ने कुछ भारी मशीनों और बुलडोजरों को इस इलाके में जाने की इजाजत दी ताकि खुदाई की जा सके और लाशें निकाली जा सके। इसके बाद अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों को भी सीमित रूप से वहां खुदाई करने की अनुमति दी गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नकाब पहने अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके जमीन खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक लाश बरामद होती है। उसी लाश को बाद में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दिया जाता है। लेकिन यही वो पल था जिसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने अपनी आर्मी को फिर से गाजा पट्टी पर हमला करने का आदेश जारी कर दिया और एक बार फिर उस जली हुई धरती पर मौत की परछाई लौट आई। इजराइल की तरफ से तफ्तीश के बाद यह दावा किया गया कि जिस मृतक को हाल ही में सौंपा गया था, वो उन बंधकों में से नहीं था जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को लिया गया था, बल्कि वो 2 साल पहले मारे गए एक इंसान की लाश थी। इसी खुलासे को इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन बताकर तुरंत प्रक्रिया की वजह बताया और आर्मी को जवाबी कार्यवाही करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ एक और घटना को भी इजराइल ने हमले की वजह बताया है। रफा के इलाके में आर्मी पर की गई स्नाइपर फायरिंग। इजराइल का कहना है कि रफा में उसकी एक फोर्स पर हमला हुआ है, जिसमें जवान सख्त जख्मी हुए हैं। यही घटनाक्रम इजराइल के लिए सनक बन गया और नेतन्याहू के दफ्तर ने अपने आदेश के साथ जवाबी स्ट्राइक की अनुमति दे दी। लेकिन अल कस्साम ब्रिगेड ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है और उन्होंने आधिकारिक बयान में कहा है कि राफा में हुई फायरिंग और जिन घटनाओं को इजराइल आरोप लगा रहा है, उन पर अल कस्साम का हाथ नहीं है। लेकिन अल कस्साम ब्रिगेड ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने आधिकारिक बयान में कहा है कि राफा में हुई फायरिंग और जिन घटनाओं का इजराइल आरोप लगा रहा है, उन पर अल कस्साम ब्रिगेड का कोई हाथ नहीं है। उनका कहना है कि हम सीज फायर के पाबंद हैं और किसी अनजान शख्स या गुट पर मुकदमों से पहले सच्ची जांच होनी चाहिए। घटना की जमीनी सच्चाई अभी भी अनिश्चित है, पर नतीजा साफ है। रात भर जारी बमबारी और ग्राउंड मूवमेंट ने गाजा में फिर से जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है।
खान यूनुस, रफा और साउथ गाजा में कई इलाकों में भयानक हमले शुरू हुए। खान यूनुस, रफा और साउथ गाजा के इलाकों में भयानक हमले रिपोर्ट हुए हैं और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के बीच मेडिकल संस्थान चरमरा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर की बुनियाद अभी कायम है और किसी भी तरह की तब्दीली उसे खतरे में नहीं डालेगी, लेकिन उन्होंने इजराइल के जवाब को जायज ठहराया और कहा कि जब किसी पर हमला होता है तो उसे जवाब देने का अधिकार है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने भी स्थिति को देखते हुए मध्यस्थता के तमाम प्रयासों की बात दोहराई है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक कुछ घंटे में ही 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत की सूचना आई है और मिलिट्री ऑपरेशन ने इलाके को खून से रंग दिया है। इसी का नतीजा यह हुआ कि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और राहत का सामान पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। दुनिया भर की मीडिया से बयान आ रहे हैं कि किस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उसने केवल जवाबी कार्यवाही की है, जबकि हमास और उसके सैन्य अंग इसे युद्ध विराम की निगरानी की विफलता और सीमाओं में आ रही दिक्कतों का नतीजा बता रहे हैं। इस राजनीतिक टकराव के बीच आम लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। अभी हालात ऐसे हैं कि सीज फायर का भविष्य अनिश्चित दिखता है। कागजों पर बनी शर्म अशर की सहमति और वास्तविक मैदान पर हो रही घटनाएं किसी दूसरे सच की ओर इशारा कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब घटना स्थल पर टिकी हैं, पर हर मिनट मिलने वाली मौतें और बुनियादी जरूरतों की कमी निर्णायक रूप से बात कर रही है। इधर राजनीतिक दबाव और अंदरूनी गुस्से की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। इजराइल के राष्ट्रवादी नेताओं और राइट विंग पार्टियों ने नेतन्याहू सरकार पर कड़ी भाषा में दबाव डाला है कि जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटता तब तक घुसपैठ और हमले बंद नहीं होने चाहिए। कुछ कट्टर समर्थक नेताओं ने खुले तौर पर कहा है कि होस्टेजेस की रिहाई के बाद अब फिर से सख्त सैन्य कार्यवाही करनी होगी। कुछ अंदरूनी और इंटरनेशनल सूत्रों के मुताबिक इस दबाव का असर भी देखा गया है। सरकार के अंदर असहमति है और कुछ दल वॉर जारी रखने के पक्ष में लगातार आवाज उठा रहे हैं, ये तर्क देकर कि हमास को पूरी तरह से कमजोर किए बिना कोई लंबे समय की सुरक्षा नहीं मिल सकती। इस बीच घरेलू राजनीति और सुरक्षा के डर ने मिलकर फैसलों को ज्यादा आक्रामक बना दिया है। साथ ही जो होस्टेजेस एक्सचेंज हुआ है उसमें 20 जिंदा लोगों की रिहाई और 28 शवों को सौंपने की व्यवस्था थी और इजराइल ने दावा किया है कि हाल ही में जो एक शरीर सौंपा गया है वो 7 अक्टूबर 2023 के बंधकों का शरीर नहीं था। इसे एक बड़ा झटका और बहस बनाने वाला मोड़ माना गया है। यह मामला राजनीतिक और मिलिट्री दोनों स्तरों पर तनाव की जड़ बन गया है। इजराइल का तर्क यह भी है कि अगर हमास ने शरीरों को सौंपने में धोखा किया या जानकारी छुपाई तो यह सीज फायर की आत्मा का उल्लंघन है और उसकी सशस्त्र प्रतिक्रिया जायज है। और इस तर्क के हवाले से ऊपर से आर्मी को कार्यवाही के निर्देश जारी किए। इस घटनाक्रम ने मरहम लगाने की बजाय और आग को भड़का दिया है। दूसरी तरफ हमास ने किसी भी रफा में हुई फायरिंग या इजरायली फोर्सेस पर हुए हमलों की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है और अब बार बार कहा है कि वो सीज फायर के पाबंद है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हमले का आरोप सीधे हमास पर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि सच्ची जांच न हो। इस असहमति ने घटना स्थल पर सच को और भी ज्यादा धुंधला कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और अन्य ताकतें लगातार दबाव बना रही हैं कि सीज फायर की शर्तों पर कायम रहा जाए। अमेरिकी नेता भी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि सीज फायर बनी रहनी चाहिए। कुछ अमेरिकी पदाधिकारियों ने इजराइल को प्रतिकार करने का अधिकार भी बताया अगर उसकी सेनाओं पर हमला हुआ तो इस दुविधा ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को कठिन बना दिया है और इसका नतीजा जो हुआ है वो मैदान पर दिखाई दे रहा है। इस समय फील्ड पर जो भी बयान और आरोप प्रत्यारोप जारी हैं उन्हें तथ्य के हिसाब से परखना जरूरी है। जांच और स्वतंत्र सत्यापन के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जोखिम भरा होगा। रफा बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर खोलने और गाजा पट्टी की तामीर का काम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत शुरू करने की जो बात कही जा रही थी वो अब फिर तहस नहस होती दिखाई दे रही है। प्रस्ताव यह था कि पुनर्निर्माण और सीमा संचालन को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संभालेंगी ताकि राहत, मदद और फिर से बसाने का काम निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से हो सके। साथ ही वहां पर यह भी बहस हो रही है कि कौन सी इकाई, कौन सा ग्रुप, कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा। पर मैदान की सच्चाई यह है कि राफा को किसे खोलना है और किन शर्तों पर खोलना है, इस पर बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संकट बने हुए हैं। रफा को खुलवाने में इजरायली सुरक्षा चिंताओं और सुरंगों, टनलों की मौजूदगी को लेकर भी गंभीर आपत्तियां हैं। इसलिए इजराइल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोर्स में उन देशों को मंजूरी नहीं देगा जिन पर उसे भरोसा नहीं है। इसी तरह की आपत्ति का खास तौर पर जिक्र तब हुआ जब कुछ देशों जैसे तुर्की की संभावित भागीदारी पर इजराइल
इजराइल ने आपत्ति जताई। राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक हस्तक्षेप लगातार बदल रहे हैं। अमेरिका के मध्यस्थता और सीज फायर का पालन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही सार्वजनिक रूप से यह भी कहा गया है कि यदि इजरायली बलों पर हमला हुआ तो उन्हें वापसी तौर पर जवाब देने का अधिकार है। यही बयान अमेरिकी नेतृत्व के अवैध संदेश को दिखाता है। शांतिपूर्ण समाधान के लिए दबाव डालो, पर सुरक्षा के नाम पर इजराइल के हिट बैक को भी वैध बताओ। जो राजनीतिक साजिशें और बयानबाजी सामने आ रही है, उससे साफ होता है कि इजराइल अपनी सैन्य और राजनीतिक मजबूरियों के हवाले से भी निर्णय ले रहा है। उसके भीतर राइट विंग सहयोगी दलों का दबाव, विपक्षी समूहों और घरेलू राजनीति में चुड़ैलें मिलकर सरकार को अधिक कठोर कदम उठाने पर उकसा रही थी। और जब तक होस्टेजेस और शवों की मोर्चे पर अस्पष्टता बनी रही, तब तक किसी भी व्यापक भरोसेमंद समाधान की राह मुश्किल होती चली गई। और नतीजा यह हुआ कि जो अस्थायी सुकून और राहत की सांसें लोगों ने ली थी, वो फिर से छिन रही हैं। रफा सीमा खुलने और गाजा की तामीर की उम्मीदें फिलहाल टल गई हैं, और जिन योजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और तकनीकी मदद का जिक्र था, उन्हें अब सुरक्षा और राजनीतिक रुकावटों ने घेर लिया है। जो प्रस्ताव थे, अंतर्राष्ट्रीय फोर्स तामीर की निगरानी, फिलिस्तीनी संस्थाओं की तश्कील, वो मैदानों पर हुई नई हिंसा और राजनीतिक शर्तों की वजह से लागू होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जब तक बंदरगाह, बॉर्डर और अहम सुरंगों जैसे सुरक्षा मुद्दों का मसला नहीं सुलझता है, और जब तक भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वहां तैनात नहीं होती है, तब तक पुनर्वास और राहत का काम सुचारू नहीं हो सकता है। और इस बीच राजनीतिक बेलगाम बयानों और बढ़ते सैन्य कदमों की कीमत वही आम लोग चुका रहे हैं। घर उजड़ रहे हैं, मदद रुकी हुई है, और लोग एक बार फिर से विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल यही है कि क्या मुस्लिम देशों, क्षेत्रीय शक्ति प्रदान और वैश्विक संस्थाएं ऐसी स्पष्ट नीति और दबाव बना पाएंगी कि गाजा में तबाही को रोका जा सके, या राजनीतिक खेल जारी रहेगा जिससे मानवीय संकट और गहरा जाएगा। ये चुनाव केवल राजनीतिक नहीं है, ये मानवीय प्राथमिकता भी है। जब शहरों को फिर से बसाना जरूरी हो, सेवाएं बहाल करने की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात आती है, तो कदम जल्द और निष्पक्ष होने चाहिए, वरना सच्चाई वही रहेगी जो जमीन पर दिख रही है। बिखरे हुए परिवार, अधूरे दावे और बढ़ती हुई त्रासदी। आखिर में ये बात बताना जरूरी है कि फिलहाल रफा के खुलने की बात और गाजा में नियंत्रण बदलने की योजनाएं कागज पर तो मौजूद हैं, पर लागू होने से पहले कई राजनीतिक, सुरक्षा और कूटनीतिक बाधाएं हैं, और इन बाधाओं को सबसे बड़ा बोझ फिर वही आम जनता चुका रही है। आपको अगर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी बात हमारे लिए मायने रखती है।